हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर बजट। कि सरकार जो बजट बनाती है वो क्या है, या बजट में क्या क्या चीजें आती हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा। फिस्कल पॉलिसी पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी में क्या ऑब्जेक्टिव्स, उसके टूल्स, टेक्निक्स। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी की जो समरी है हम लोगों ने उस पर पूरा उसको डिस्कस किया और उसको समराइज मैनर में उसको स्टडी की। अब जो नेक्स्ट चीज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 का, वो है बजट। बजट से भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बजट। बजट में जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको डायग्राम दिखता होगा। ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम आपका गवर्नमेंट बजट के क्लासिफाई करता है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट बजट है, या जो हम पढ़ते हैं बजट, वो किस बेसिस पे। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोग के लिए एलाबोरेट कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझने में आसानी रहे। ठीक है, ओके। अब आते हैं बजट पे। हाँ देखिए, तो अब ये है बजट और इसको हम डिस्कस करेंगे कि बजट क्या है और बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज हम लोग बजट और बजट के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। देखो, बजट बेसिक अगर भाषा में बात करें तो जैसे घर का बजट होता है कि घर वाले कितना कमा रहे हैं, उनका कितना खर्चा है, दो चीजें होती है ना, उसी तरह से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड पे हम इसको स्टडी करते हैं। किसी भी अगर हम एक इंडिविजुअल से बात करें, कोई भी इंडिविजुअल, यानी कि एक शख्स या एक फैमिली की बात करें, उसका भी अपना बजट होता है। कैसे होता है? कितनी इनकम है, यानी कि वो कितना कमा रहे हैं, और दूसरा कितने उनके खर्चे हैं, यानी कि उनका कितना है एक्सपेंडिचर। इसके बीच में तालमेल बनाने को ही क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो एक ऐसा आप स्टेटमेंट होता है या एक हिसाब किताब करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा, यानी कि वाई इनकम, और क्या क्या आपके खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर। इसके बीच में बैलेंस बनाने को ही तो क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। कि जितना आप कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 20,000 कमा रहे हैं, आपकी इनकम 20,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके खर्चों का दायरा कितना हो जाएगा, 20,000 के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे। अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप कितने के अनुसार खर्च करेंगे, 50,000 के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। ये मैंने किसकी बात की, इंडिविजुअल की बात की कि इंडिविजुअल का बजट क्या होता है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इंडिविजुअल या फैमिली अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग मैच करती है चीज़ों को, अपनी नीड्स को पूरा करती है। जितनी इनकम होती है उसके अनुसार वो अपने खर्चे करती है, यानी कि एक्सपेंडिचर करती है, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को उसके अनुसार पूरा कर सके। ये होता है बजट। सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट का भी बजट होता है। कैसे गवर्नमेंट का बजट होता है कि जो गवर्नमेंट बजट बनाता है अपना, यानी कि अगर हम सरकार के बजट की बात करें, गवर्नमेंट के बजट की बात करें, तो गवर्नमेंट का बजट भी कुछ इसी तरह से है। कैसे? वो भी एक स्टेटमेंट होता है। हम लोग हर महीने का बजट बनाते हैं, सरकार साल का बजट बनाती है। ठीक है, अब उसमें भी उनकी भी दो चीजें होती है, एक इनकम जिसको रिसिप्ट्स कहते हैं, यानी कितना उनको मिल रहा है, और दूसरा एक्सपेंडिचर जो सरकार का खर्चा होता है। अब सरकार की इनकम यानी कि रिसिप्ट कैसे होती है, उन्हें टैक्स मिलता है, उनको फीस, फाइन्स, पेनाल्टीज, ये सब चीजों से सरकार को पैसा मिलता है। ये बात सब जानते हैं। एक्सपेंडिचर सरकार पब्लिक के लिए खर्चा करती है, चाहे वो डायरेक्ट खर्चा करे या वो इनडायरेक्ट खर्चा करे। तो बेसिकली ये समरी होती है बजट की, कि सरकार को पैसा मिलता है और उस पैसे से जो सरकार को मिलता है, सरकार उसे लोगों की भलाई के लिए कैसे खर्चा करती है। दिस इज व्हाट वी कॉल बजट। एक स्टेटमेंट जो कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज और उसके अकॉर्डिंग होने वाले गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को दर्शा रहा है, उसको हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बजट की बेसिकली समरी थी जो कि मैंने आप लोग से डिस्कस की, ताकि कोई ये ना कहे कि उसको बजट का मतलब ही क्लियर नहीं हुआ है। बजट पर सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि बजट एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बैक टू द टॉपिक, और फिर देखते हैं कि हम लोग बजट में और क्या क्या चीज़ है। तो देखो, अब ये जो मैंने बजट के बारे में तुम लोग को बताया, अब हम उस डायग्राम पे आते हैं कि क्या क्या चीज़ें बजट से रिलेटेड बोली गई हैं। तो देखो, सबसे पहला, गवर्नमेंट बजट भी दो पार्ट्स में होता है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
मैंने अभी आप लोग को बताया था कि बजट में दो ही चीजें होती है, एक आपकी इनकम जो रिसिप्ट कहलाती है, एक आपके खर्चे जो ई से एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो देखो ये शब्द बार बार आएगा, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि यही तो बजट है। आप कितना कमा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कितना खर्च कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के बजट की बात करें कि आम आदमी के बजट की बात करें। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू बजट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इन द सेम वे कैपिटल बजट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि वो रेवेन्यू जो सरकार को टैक्स के थ्रू मिलती है, टैक्स दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। कई बार इसका अंतर बता चुका हूँ। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली हम ट्रेस कर सकते हैं किसी शख्स के द्वारा, इनडायरेक्ट टैक्स वो जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब टैक्स के अलावा जैसे कि फाइन्स, फीस, पेनाल्टीज, सरकार को इन सब से भी पैसा मिलता है। ये आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स के अलावा जिन सोर्स से सरकार को रेवेन्यू मिलता है, जैसे कि मैंने बताया जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये बता दिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू नेचर कम अमाउंट का, एक साल से कम का जो एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, वो भी दो टाइप के होते हैं, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार पूरी स्ट्रैटेजी, नियम कानून बना के, नियमों को ध्यान में रखते हुए करती है, कि उन्होंने एक प्लान बनाया, उसको ध्यान में रखते हुए काम किया, दैट इज कॉल्ड प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिना मतलब बिना किसी प्लान के गवर्नमेंट ने कुछ अंदाजन या कुछ बेसिक किसी चीज के अनुसार या किसी चीज को बेस ध्यान में रखते हुए सरकार खर्चा करती है, रेवेन्यू अमाउंट। तो ये हो गई रेवेन्यू बजट की बात। आते हैं कैपिटल बजट पे। तो कैपिटल बजट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जब बड़े अमाउंट का, एक साल से ज्यादा का सरकार को लंबे समय की रिसीविंग्स होती है, बड़े अमाउंट की होती है, तो रिसिप्ट बड़े अमाउंट के खर्चा हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल होता ही क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए, और रेवेन्यू क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। कैपिटल बड़े अमाउंट से रिलेटेड होता है, रेवेन्यू स्मॉल अमाउंट से रिलेटेड होता है। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे भी मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताया था कि एक प्लान के अनुसार होता है और एक बिना किसी स्ट्रैटेजी के एज पर नीड होता है। इन द सेम वे कुछ बड़े खर्चे प्लानिंग के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे मेट्रो। अगर मेट्रो बन रही है तो ऐसे नहीं कि चलो मेट्रो बनाते हैं और फटाफट बना के खत्म करते हैं, नहीं। मेट्रो की पूरी स्ट्रैटेजी बनती है कि अगर लखनऊ में मेट्रो बनी तो मेट्रो कहाँ से जाएगी, फर्स्ट फेज कहाँ से कहाँ तक होगा, फिर सेकंड फेज में मेट्रो कहाँ आएगी, कितना किराया होगा मेट्रो का, ठीक है ना, क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप प्लान करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि एज पर नीड या एज पर द सिचुएशन ऑफ टाइम या एज पर द डिमांड ऑफ अ कंट्री और इकोनॉमी वो की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसमें पूरा आपका जो सरकार का बजट है, ये ओवरऑल इस मदर में क्लासिफाइड है गवर्नमेंट बजट, जो कि एक देश में सरकार बनाती है इतने सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए। ऐसे पढ़ने में देखो तो बड़ा आसान है, क्या है, सिर्फ कितना पैसा मिल रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, बना दिया बजट। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, किस नेचर का खर्चा है, किस नेचर के रिसिप्ट है, उसमें वो किस नेचर का है। तो ये सब क्लासिफिकेशन करके ही फाइनली गवर्नमेंट बजट बन के तैयार होता है। और कौन बनाता है इसको? गवर्नमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट होता है, बनाया जाता है। ठीक है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है कि ये जो बजट है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि जो बजट होता है इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये बजट के कुछ कंपोनेंट्स भी होते होंगे, आइए देखते हैं। अब बजट के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये, सबसे पहला रेवेन्यू बजट। ठीक है ना, हमने जो कंपोनेंट्स की बात की थी, अब उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। रेवेन्यू बजट को देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू बजट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा बजट होता है जो अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आर ई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि आर आर, ये शॉर्ट में है।
ठीक है, इसको इंक्लूड करता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, रेवेन्यू बजट बन जाएगा। बट अब सवाल ये होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो इसकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी देख लेते हैं, और विद एग्जांपल देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, revenue receipts are receipts which do not have a direct impact on the assets and liabilities of the government। यानी कि कुछ इस तरह की रिसिप्ट्स होती है जो कि सरकार की, चाहे वो एसेट्स की बात करें या लाइबिलिटीज की बात करें, उस पर सरकार को डायरेक्टली असर नहीं करती है। उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द मनी अर्नड बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्स। यानी कि बेसिकली जो पैसा सरकार कमाती है टैक्स से, लाइक एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, या फिर नॉन टैक्स सोर्सेज जैसे कि डिविडेंड, इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, ये सब वो तरीके होते हैं जो सरकार टैक्स या नॉन टैक्स सोर्सेज से कमाती है। उसके थ्रू जो सरकार की कमाई होती है, ऐसे रिसिप्ट्स को हम कौन सी रिसिप्ट्स कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, जो कि सरकार के एसेट्स और लाइबिलिटीज पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती, यानी कि डायरेक्टली असर नहीं करती है। ठीक है, तो आई होप आर सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका आर ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से समझ में आ रहा है, खर्चे की बात हो रही है। तो ये वो खर्चा होता है बेसिकली जो सरकार करती है, किस पे, लोगों के लिए तो करती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज में नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इंक्लूड्स सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है, ये आपकी सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इनको इंक्लूड करती है। ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ये सब रेवेन्यू नेचर के होते हैं, इसलिए इसको हम रेवेन्यू में क्लासिफाई करते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, आर ई की बात करें, आर की बात करें, ये दोनों को मिला के आपका क्या बन जाता है, रेवेन्यू बजट बनता है, क्योंकि बजट में एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स दोनों आते हैं। फाइन, ओके। नेक्स्ट है आपका कैपिटल बजट। देखिए कैपिटल बजट सेम जैसे रेवेन्यू बजट था वैसे कैपिटल बजट भी होगा। ठीक है, अब आता है कैपिटल बजट पे। थोड़ा सा ये स्लाइड ऊपर हो गया है, इसमें इसको एडजस्ट कर लें। हाँ, अब देखो कैपिटल बजट क्या होता है। जैसे कि रेवेन्यू बजट में आर और आर ई को इंक्लूड किया गया था, कैपिटल बजट भी किसका इंक्लूड किया था, सी आर और सीई। सी आर मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स और सीई मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। होते क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला कैपिटल रिसिप्ट्स, ये इंक्लूड करती हैं वो रिसिप्ट्स जो कि सरकार की एसेट्स डिक्रीज करती हैं और लायबिलिटी बढ़ाती हैं। यानी कि बेसिकली सरकार की जो लायबिलिटी और एसेट्स का ऐसे अंतर समझो, एसेट्स कोई भी जो अच्छी चीज होती है वो एसेट्स होती है, लायबिलिटीज वो होती हैं जो जितनी भी रिसीविंग हुई एक तरीके से मान लो वो सरकार की एसेट्स हुई, और जितनी भी लायबिलिटीज हुई यानी कि सरकार के क्या हो गए, खर्चे हो गए, सिंपल भाषा में। तो एसेट्स मतलब रिसिप्ट्स, लायबिलिटीज मतलब एक्सपेंडिचर, इस तरह से। ठीक, तो जितनी भी सरकार को क्या कहते हैं एसेट्स या कम हो रही है या लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, खर्चे बढ़ भी रहे हैं और इनकम भी कम हो रही है। ये होता है जैसे कि सरकार अपने एसेट्स बेच देती है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेस के जो बेसिकली शेयर्स होते हैं वो बेच दिए, यानी कि सरकार ने आकर के पैसा लोगों से बोरो किया या अलग अलग सोर्सेस से पैसा बोरो किया और लोन्स को रीपे कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स, खर्चे बढ़ा भी रहा है और आपकी इनकम को भी कम कर रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट्स, सी आर। ठीक है, नेक्स्ट है सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है ये, इट इज यूज टू क्रिएट एसेट्स और टू रिड्यूस लायबिलिटीज। ये आपके जस्ट कैपिटल रिसिप्ट से उल्टा है, यानी कि अच्छी चीज है, आपके एसेट्स को बढ़ा भी रहा है, यानी कि आपकी रिसीविंग एक तरीके से बढ़ रही है, और आपकी लायबिलिटी से कम कर रहा है, यानी कि आपकी एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सरकार के लिए फायदेमंद होता है। जैसे कि लंबे समय के लिए, काफी ह्यूज टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है। कौन इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑन क्रिएटिंग एसेट्स, जैसे कि रोड्स, हॉस्पिटल्स बनाना। ठीक है ना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका लंबे समय पे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हॉस्पिटल्स बनते हैं, रोड्स बनती है, हाईवे बनते हैं, स्कूल बनते हैं, ये सब क्या है, लंबे समय में फायदा ही तो देते हैं।
आज लखनऊ में इतने जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बने हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बना है, लखनऊ में अपना पीजीआई बना है, और भी कई अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो वो फायदा दे रहे हैं इस कोविड के टाइम पीरियड पे। तो वो इसीलिए फायदा दे रहे हैं कोविड के टाइम पीरियड पे क्योंकि वो लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से बने होते हैं। ठीक है। Second, the money given by the government in the form of loans to states or repayment of its borrowing. Money given by the government in the form of loans. पैसा जो सरकार दे रही है लोन के फॉर्म में स्टेट्स को, स्टेट्स का मतलब होता है राज्य को, या फिर रीपेमेंट वो कर रही है, तो ये भी अच्छी चीज है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइबिलिटीज कम कर रहे हैं और आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं या एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव सिचुएशंस होती हैं जिसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत सरकार को होती है। फाइन। तो ये था आपका सी आर, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, और ये था आपका सी ई, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब हम सी आर और सी इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है कैपिटल बजट, इन दोनों को जोड़। ठीक है। तो ये बेसिकली एक कह सकते हैं हमने एग्जैजरेट किया और इसको सब क्लासिफिकेशन करके हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में ये सारी चीजें क्या आती हैं और कैसे आती हैं। ठीक है। तो रेवेन्यू बजट भी हमारा क्लियर हो गया, कैपिटल बजट भी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीन और टाइप के बजट्स भी होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। हाँ भाई, अब ये जरा बजट पे हम आते हैं कि ये जो अलग अलग टाइप के बजट्स होते हैं ये क्या है। देखो, लिखा हुआ है नेक्स्ट इसमें बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। ठीक है। अभी हमने कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट पढ़ा, जिसमें हमने रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ी, और कैपिटल बजट में हमने कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझा। ठीक। अब हम कुछ और भी टाइप्स के बजट होते हैं उसको भी पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में उतने ही इंपॉर्टेंट है, ये सब शॉर्ट में लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है। देखते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंस बजट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बैलेंस बजट लिखा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट का ऐसा बजट जिसमें अजूम किया जाता है, ये माना जाता है, अजूम मीन्स मान लेना, मान लेना। क्या मान लेना? कि ये पूरे साल बराबर होगा रेवेन्यू के, यानी कि एक साल के दौरान आपको जितना पैसा मिल रहा है, आपका मतलब सरकार को, ऐसे समझो गवर्नमेंट को जितनी इनकम हो रही है उतना ही सरकार का खर्चा हो रहा है। यानी कि अगर गवर्नमेंट को इनकम हो रही है फॉर एग्जांपल 200 करोड़ की, तो सरकार का खर्चा भी हो रहा है 200 करोड़ का। तो इस बजट को हम लोग कौन सा बजट कहेंगे? बैलेंस बजट। यानी कि सरकार का रेवेन्यू, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों क्या है? बराबर है। बट ऐसा रियल में होता नहीं है। मतलब एक बात बताई गई है कि ऐसे बजट को हम आपका क्या कहेंगे? बैलेंस बजट कहेंगे, लेकिन रियलिटी में जरूरी नहीं कि ऐसे बजट हैं। ठीक है। रियलिटी में ऐसा बैलेंस नहीं होता है, ऐसा फॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है आपका सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में देखिए क्या होता है। A budget is said to be surplus when the expected revenue surpass the estimated expenditure for a particular business year. यानी कि एक ऐसा बजट सरप्लस मानते हैं जब जो सरकार की रेवेन्यू है वो ज्यादा हो जाती है सरकार के खर्चे से एक साल के दौरान। तो उस केस पे हम ये मानते हैं कि आप ऐसे समझ लो, रेवेन्यू ज्यादा हो गई और एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रेवेन्यू ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम है तो ये अच्छा होगा, फायदा होगा। यानी सरकार को रेवेन्यू हो रही है 200 करोड़ की फॉर एग्जांपल, और खर्चा है सरकार का 150 करोड़ का। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आपका सरप्लस बजट, सिंपल भाषा में। ठीक। ये सब डिस्कस करते करते भी मैं थोड़ी देर पहले बजट का वीडियो ही देख रहा था, तो मुझे याद आ गई कि उसमें भी ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे। ठीक है। तो ये फायदेमंद होता है, इसलिए वर्ड का यूज किया सरप्लस, ये रेवेन्यू ज्यादा है, कैपिटल वो एक्सपेंडिचर कम। हर सरकार चाहती कि ये वाला बजट हो क्योंकि इसमें सरकार को फायदा होता है। और लास्ट है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट, a budget is in the deficit when expenditure surpasses the revenue for a designated year. जस्ट अपोजिट। अब रेवेन्यू हो गई आपकी कम, एक्सपेंडिचर हो गया आपका ज्यादा। यानी सरकार को रेवेन्यू है 200 करोड़, लेकिन खर्चा है सरकार का 300 करोड़।
तो ये अपने आप ही क्या हो गया, 100 करोड़ सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो बजट में इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन कहेंगे, डेफिसिट। ठीक है। तो बैलेंस में जब रेवेन्यू, बैलेंस बजट में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, खर्च और इनकम बराबर होती है सरकार की, बट ये रियल में नहीं पाया जाता है, ऐसा रेयरली होता है। सरप्लस बजट जो सरकार के रेवेन्यू ज्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर कम होते हैं, फायदा होता है सरकार को। डेफिसिट बजट जब सरकार का रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जिसमें सरकार को नुकसान होता है क्योंकि उसका सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है। और ज्यादातर सरकार का डेफिसिट बजट मोस्टली गवर्नमेंट के बजट के केस में पाया जाता है। और ये जो बैलेंस बजट है ये रेयरली देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट मात्र है, रियल में ये नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो लेक्चर आज का समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने बजट के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बजटिंग पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।